13 अप्रैल 1919 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास का एक ऐसा जख्म है जो आज भी ताज़ा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जलियांवाला बाग की, एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? कैसे एक त्योहार का दिन, एक शांतिपूर्ण सभा इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बन गई? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि अमृतसर की उस जमीन पर ऐसा क्या हुआ जिसने ब्रिटिश राज की नींव तक हिला दी। इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे उस काले कानून की, फिर देखेंगे अमृतसर में बढ़ते तनाव को, नरसंहार के दिन क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, देश का गुस्सा कैसे फूटा और आखिर में इसकी विरासत क्या रही। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो जलियांवाला बाग में जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ। इसकी चिंगारी बहुत पहले सुलग चुकी थी और वो चिंगारी थी एक बेहद दमनकारी कानून। अगर हमें उस नरसंहार को समझना है तो सबसे पहले उस कानून को समझना होगा जिसने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी थी। ये था वो कानून, रॉलेट एक्ट। सोचकर देखिए, एक ऐसा कानून जो अंग्रेज सरकार को ये ताकत देता था कि वो किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। मतलब नो कोई वकील, नो कोई दलील, नो कोई अपील। लोगों के जो सबसे बुनियादी अधिकार होते हैं वो रातों रात छीन लिए गए थे। जाहिर है पूरे देश में डर और गुस्सा फैलना तो तय था। और लोग चुप नहीं बैठे। इस कानून के खिलाफ पूरे देश में जैसे एक तूफान खड़ा हो गया। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून का नाम दिया और पहली बार एक देशव्यापी सत्याग्रह का ऐलान किया। और इस पूरे आंदोलन का जो एपिसेंटर था वो बना पंजाब, जहाँ के हालात सबसे ज्यादा नाजुक थे। तो चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि ये जो पूरे देश का गुस्सा था वो खास तौर पर अमृतसर शहर में कैसे एक ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार हो गया। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। फरवरी में एक्ट पास हुआ, अप्रैल आते आते विरोध तेज हो गया, लेकिन 10 अप्रैल को एक ऐसी घटना हुई जिसने आग में घी डालने का काम किया। अमृतसर के दो बहुत ही पॉपुलर लीडर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और बस इसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में वो सभा बुलाई गई थी। अब बात करते हैं उस दिन की। 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार। चारों तरफ फसल कटने की खुशी थी, लोग मेले घूमने आए थे, माहौल एकदम जश्न का था। लेकिन किसी को क्या पता था कि इतिहास ने उस दिन के लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक ऐसा दिन जो जश्न से शुरू होकर मातम में बदलने वाला था। जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। अंदाजा है कि कोई 10 से 20 हजार लोग रहे होंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो सब सिर्फ प्रदर्शनकारी नहीं थे। बहुत से लोग तो आसपास के गांवों से बैसाखी का मेला देखने आए हुए परिवार थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबके सब। और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैसा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। और यहीं पर इस जगह की बनावट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जलियांवाला बाग असल में चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों और घरों से घिरा हुआ एक मैदान था और बाहर निकलने का सिर्फ एक, जी हाँ सिर्फ एक ही मेन रास्ता था, वो भी काफी संकरा। और ब्रिगेडियर जनरल डायर ने क्या किया, उसने अपने सैनिकों के साथ आकर ठीक उसी रास्ते को ब्लॉक कर दिया। वो बाग 1 मिनट में मौत का कुआं बन चुका था। सिर्फ 10 मिनट सुनने में शायद ज्यादा न लगे, लेकिन ये वो 10 मिनट थे जब बिना किसी चेतावनी के लगातार उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गईं। जनरल डायर का मकसद भीड़ को हटाना नहीं था। उसने बाद में खुद कहा था कि वो एक नैतिक प्रभाव पैदा करना चाहता था, यानी डर पैदा करना चाहता था। और गोलियां तब तक चली जब तक कि सैनिकों के पास लगभग खत्म नहीं हो गईं। आप उस मंजर की कल्पना कीजिए, भगदड़ मच गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर दीवारें बहुत ऊंची थीं। कई लोग तो गोलियों से बचने के लिए बाग के अंदर बने कुएं में कूद गए। वो कुआं, जिसे आज शहीदी कुआं कहते हैं, देखते ही देखते लाशों से भर गया। गोलीबारी तो खत्म हो गई, लेकिन असल त्रासदी और अन्याय का दौर तो अब शुरू हुआ था। इस नरसंहार के बाद जो हुआ वो शायद गोलियों से भी ज्यादा चुभने वाला था। सच को दबाने की, उस पर पर्दा डालने की हर मुमकिन कोशिश की गई। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये आंकड़े हैं।
एक तरफ देखिए ब्रिटिश सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट जो कहती है कि सिर्फ 379 लोग मारे गए, और दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अपनी जांच, जिसमें पता चला कि मरने वालों की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही बताता है कि सच को किस हद तक तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हुई। और फिर दिखावे के लिए एक जांच कमेटी बिठाई गई, हंटर कमीशन। उसने जनरल डायर के काम की थोड़ी बहुत बुराई तो की, लेकिन उसे कोई सजा नहीं दी। बल्कि हुआ ये कि ब्रिटेन में कुछ लोग उसे हीरो की तरह देखने लगे। उसके लिए पैसे जमा किए गए। इस पूरी लीपापोती ने एक बात साफ कर दी थी कि ब्रिटिश राज से न्याय की उम्मीद करना बेकार है। इस घटना और इसके बाद जो अन्याय हुआ, उसने पूरे भारत को अंदर तक हिला कर रख दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था, वो मोड़ था जहां से आजादी की लड़ाई ने एक बिल्कुल नया रास्ता पकड़ लिया। एक सोया हुआ राष्ट्र अब पूरी तरह से जाग चुका था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी, जिनका ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में तब भी थोड़ा बहुत यकीन था, वो भी इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गए। उनका कहना था कि ये दिमागी रूप से पागल कर देने वाला है, और इसी घटना के बाद उन्होंने अपने सबसे बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन की नींव रखी। और इसका असर हर तरफ देखने को मिला। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्से में आकर अंग्रेजों से मिली नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। और फिर 21 साल बाद एक शख्स था, उधम सिंह, जिसने लंदन जाकर इस नरसंहार के एक जिम्मेदार अफसर माइकल ओडवायर को मारकर अपना बदला पूरा किया। तो जलियांवाला बाग सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। ये वो चिंगारी थी जिसने आजादी की लड़ाई को एक ज्वाला में बदल दिया। ये इतिहास का एक ऐसा घाव है जो शायद कभी नहीं भरेगा। और इसीलिए आजादी के बाद 1951 में इस जगह को एक नेशनल मेमोरियल यानी राष्ट्रीय स्मारक बना दिया गया, ताकि उन हजारों बेगुनाहों की कुर्बानी को कभी भुलाया न जाए और आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखें कि आजादी की क्या कीमत चुकाई गई है। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, कैसे एक दिन की त्रासदी किसी देश की किस्मत बदल सकती है? जलियांवाला बाग ने यही किया। इसने एक ऐसा गहरा घाव दिया जिसने ब्रिटिश राज के न्याय के सारे भ्रम तोड़ दिए, और उसी दर्द और गुस्से से आजादी का एक ऐसा मजबूत इरादा पैदा हुआ जिसे फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकी।